नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। साथ ही साथ बात करेंगे हम सभी वंश अनुक्रम और वातावरण चैप्टर पर और उसके साथ साथ व्यक्ति भिन्नता पर। तो बेहतरीन सेशन होगा दोस्त। एक बार आप लोग सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इन चैप्टरों से आप सभी के पेपर में हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटेट के पेपर में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र। और चलेंगे हम सभी पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह किसकी सिफारिश करती है। क्या बहुभाषावाद की, एक भाषावाद की, या पाठ्यक्रम का मानकीकरण का, या मूल्यांकन का मानकीकरण पर। तो करा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है किसको रिकमेंड करती है। और दोस्तों आप जानते हैं वह बहुभाषावाद को रिकमेंड करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए, एक भाषावाद की कोई ऐसा एनईपी में जब आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया गया होगा मेरे द्वारा, उसमें मैंने आपको कई बार बताई है कि भाई साहब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है वह कहता है बहुभाषावाद पर जोर देता है। कहता है इससे क्या होगा, बच्चों को सरलता होती है और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि अलग अलग कल्चर के थ्रू अलग चीज़ें जब सीखेंगे तो बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन अपने आप में गलत है। सी की बात करें तो पाठ्यक्रम का मानकीकरण की बात करता नहीं है। देखिए, पाठ्यक्रम के लचीलेपन की बात करता। अगर यहाँ पर लचीलापन होता तो कहीं ना कहीं हमारा बात बन जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है मानकीकरण, तो इसलिए नहीं होगा। जो करिकुलम है उसका स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं करता है और ना कि मूल्यांकन, ना कि इवेल्युएशन का स्टैंडर्डाइजेशन करता है। तो कहीं ना कहीं या लचीलापन यहाँ भी होता तो कहीं ना कहीं फिर या भी राइट आंसर बनता है। इसलिए दोस्तों नहीं होगा डी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें होता तो सही हो जाता मेरा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। सेकेंड नंबर की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। करेक्ट प्रस्तावित बदलाव क्या है। कर मानकीकरण से लचीलापन, कर रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, कर संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, या कर बहुविषयकता से कठोरता। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है किसकी बदलाव की बात करती है, तो इसको ध्यान देंगे। करा कि आपका, तो मैंने आपको बताया कि जो मानकीकरण से लचीलेपन की बात करता है एकदम बात हमारी बनेगी। क्या बनेगी, वह मानकीकरण से क्या लचीलेपन की बात एकदम करता है और यही हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। मानकीकरण से क्या लचीलापन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बी की बात करें तो रचनात्मक से योगात्मक की बात नहीं करता है, तो वह करता भाई साहब उल्टा लिखा गया। योगात्मक से रचनात्मक की बात करता है। किसका, योगात्मक से रचनात्मक की तरफ बात करता है। इसलिए या उल्टा लिखा गया है, या भी उल्टा लिखा गया बी ऑप्शन में, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। अच्छा, सी में बात कर लेते हैं। कर संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, तो यह भी गलत है क्योंकि परीक्षाओं के लिए सीखने की बात नहीं करता है। इसलिए सी ऑप्शन भी अपने आप में गलत होगा। डी की बात करें बहुविषयकता से कठोरता, तो आप जानते हैं दोस्तों बहुविषयकता से कठोरता यह भी लिखा गया है उल्टा, इसलिए यह भी नहीं बात बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा सेकंड का ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। थर्ड नंबर की चर्चा करते हैं। कहा कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें जो दिव्यांग बच्चे हों उनमें किन बच्चों की, इन दिव्यांग बच्चों की प्रस्तावना की प्रावधान की बात नहीं की गई है। तो कह रहा उपयुक्त इमारती ढांचा, कह प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, या कर अनिवार्य विशेष शिक्षा, या करा कि उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो दिव्यांग बच्चों की जब आप चर्चा करते हैं तो दिव्यांग बच्चों की जो आरटी है उसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। लेकिन इसमें जो एनईपी के थ्रू हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आरटी के थ्रू तो हम जानते ही हैं कि भाई साहब 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो बात की जाए तो उपयुक्त इमारती ढांचे की तो बात करता है। कहता है भाई साहब उपयुक्त इमारती ढांचे उनके लिए होना चाहिए।
अच्छा, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक की भी बात करता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है नहीं कौन सा होगा, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता कि भाई साहब इसको इस बच्चे को शिक्षा लेनी ही लेनी है, इसकी बात नहीं किया जाता है एनईपी में। और दिव्यांग छात्रों की बात की जाए तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बनेगा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, इसकी भी बात करता है। तो राइट आंसर बनेगा वह थर्ड का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं करता है दोस्तों, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे, फोर्थ नंबर की चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें, बहुभाषिकता की बात कर रहा है। कह रहा कि को बच्चों के सीखने की एक रुकावट की तरह देखती है। कह रहा को कक्षा में पूंजी की तरह देखती है। कह रहा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, या समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा राष्ट्रीय जो एनईपी 2020 की बात करें तो किस रूप में बहुभाषिकता को देखा जाता है। तो आप जानते हैं कि बच्चों को सीखने की एक रुकावट के रूप में नहीं देखता है, उससे क्या होगा, बच्चों को एक पूंजी के रूप में देखा जाता है, इसलिए रुकावट की वजह से या ऑप्शन आपका ए इज द, या ए ऑप्शन नहीं होगा, या आपका कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, बी में करा को क्लास में पूंजी के रूप में देखती, एकदम सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या देखेगा, पूंजी के रूप में देखता है। और बात किया जाए सी ऑप्शन में करा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, ऐसा कुछ नहीं, बहुभाषिकता की बात की जाए तो यह भी आपका गलत होगा, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अच्छा, डी में करा समावेशी शिक्षा में अवरोधक के रूप में, तो इससे क्या होता है, अवरोध नहीं होता और सरलता होती है, इसलिए दोस्तों यह आपका गलत होगा, तो राइट आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, फिफ्थ नंबर की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। रटकर सीखना, पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, या प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा कर लेते हैं तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह समुदायों की बच्चों की बात हो रही है, तो रटकर सीखना किसी बच्चों की बात नहीं की जाती है, रटकर सीखना अपने आप में क्या गलत है। अच्छा, बी ऑप्शन में करा पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, तो आप जानते हैं मानकीकरण एकदम किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए, चाहे वह कैरिकुलम हो, चाहे इवेल्युएशन हो, चाहे असेसमेंट हो, किसी चीज की नहीं होगी, या भी नहीं होगा। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण की बात या भी नहीं की जाती है, और जो होगा वह होगा संदर्भित, क्या होगा, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या की बात करता है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बन जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं आगे, बात किया फिफ्थ का जो बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। सिक्स नंबर की चर्चा करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, या मातृभाषा या घर की भाषा। तो करा किस रूप में बात किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात की जाए किस भाषा के रूप में निर्देशित करती है, निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो आप जानते हैं वह कहीं न कहीं हिंदी की बात नहीं करती। देखिए एनईपी जब आप पढ़ेंगे तो त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाता है, जो त्रिभाषा में कहा प्राथमिक जो प्रथम भाषा होगी वह होगी बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, सेकेंड भाषा में, तो सेकेंड भाषा में अपने हिसाब से चुनेंगे, थर्ड भाषा में भी अपने हिसाब से चुनेंगे दोस्तों। लेकिन बात किया जाए तो जो आपका प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राइमरी लेवल पे बात किया जाता है, वह कहा जाता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा या घर की भाषा, या इसे हम कह सकते हैं स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। स्थानीय भाषा या बोल सकते हैं स्थानीय भाषा, या आप कह सकते हैं स्थानीय भाषा, या कह सकते हैं आप क्षेत्रीय भाषा। स्थानीय भाषा या आप कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकते हैं, तो इसे एक ही नाम है क्षेत्रीय भाषा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह कौन सा बन जाएगा, वह आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, सेवंथ नंबर की चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मतलब कह रहा है कि आपका जो इवेल्युएशन है वह इवेल्युएशन का पर्पज क्या है 2020 के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हम देख लेते हैं उसका पर्पज की बात कर लेते हैं, रटने की क्षमता का परीक्षण। अच्छा, हम कहीं ना कहीं रटने की क्षमता का परीक्षण करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं दोस्तों। तो रटने की क्षमता की परीक्षण की कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन नहीं बनेगा।
अच्छा, बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। करा पूर्ण उत्पादन और याद रखने की क्षमता को मापना। करा कि जैसे उत्पादन, जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप क्या कर दो, उसी हिसाब से उसी को रिप्रोड्यूस कर दो। और कहीं ना कहीं रिमेंबर की बात कर रहा है, याद करने की बात कर रहा है, तो या तो आपका गलत बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना एकदम सही है। तो कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन का उद्देश्य की बात की जाती है या नीति में कहा जाता है कि मूल्यांकन से क्या होगा, बच्चों को जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें मदद करना है, उसमें सहायता देनी है। बच्चा कहाँ फंस रहा है, उसके बच्चों को फंसने के चीज़ों को देखे, जहाँ पर बच्चा फंस रहा है उसको निकालने की कोशिश की जाए मूल्यांकन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं सीखने, जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद के रूप में मदद करना या मूल्यांकन का उद्देश्य है। और इसीलिए दोस्तों आपका बनेगा सी ऑप्शन। कर पूरे देश में बच्चों की तुलना करना। तो तुलना अपने आप में क्या है, अपने आप में हनन है किसका, वैयक्तिक भिन्नता का। और वैयक्तिक भिन्नता का जब हनन होगा तो कहीं ना कहीं आपका यह गलत ऑप्शन बनेगा। तो इसलिए तुलना किसी बच्चों में नहीं करनी है आपसे। तो आपका जो करेक्ट बनेगा वह का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्या बनेगा वह, टू हेल्प चिल्ड्रेन इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक नंबर की बात किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। अच्छा, करा केंद्र बिंदु क्या है, करा कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, करा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, करा परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, या करा कि आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो दोस्तों करा के जो 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। अच्छा ठीक है, केंद्र बिंदु हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द फोकस ऑफ नेशनल करिकुलम पॉलिसी 2020। तो आप जानते हैं कठोर पाठचर्या की बात किया ही नहीं जाता है, लचीलेपन पाठ्यक्रम की और शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन की बात की जाती है, इसलिए यह बात तो अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन में अगर बहुविषयकता और समग्र शिक्षा एकदम सही है, इसकी बात या केंद्र बिंदु माना जाता है और राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर सी में कहा परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, तो आप जानते हैं परीक्षा के लिए सीखने की बात नहीं की जाती है। आपको ऐसा एक अपने इस प्रकार के पर्सनालिटी का, जिस प्रकार के व्यक्तित्व के निखरते हुए इंसान को बनाना है जो समाज के लिए हेल्पफुल हो और सभी के लिए आप मददगार हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं की सिर्फ बात नहीं की जाती है। करा आकलन के योगात्मक तरीके को अपनाना, तो आप जानते हैं आकलन के योगात्मक तरीकों का अपनाने की बात नहीं किया जाता है या नीति में, वह रचनात्मक तरीके की बात की जाती है, रचनात्मक तरीके की बात की जाती है, इसलिए दोस्तों यह भी हो जाएगा अपने आप में गलत। तो राइट आंसर बनेगा 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलेंगे 9th नंबर की चर्चा करें। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ठीक है। भाषा के संदर्भ में करा है, लैंग्वेज के संदर्भ में किसकी जोर दी जाती है, तो देख लेते हैं किस पर जोर दिया जाता है। कर बहुविषयकता पर, एकदम बात सही है। बहुविषयकता मैंने आपको बताया कि भाषा के संदर्भ में बहुविषयकता पर जोर दिया जाता है। कर एक भाषावाद पर, तो आप जानते हैं एक भाषावाद हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग आप देखते हैं भारत में अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर के व्यक्ति हैं, अलग अलग माहौल में। जब आप पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो कल्चर अलग मिलेगा, भाषा अलग मिलेगी। अब दक्षिण के क्षेत्र में जाएंगे तो अलग कल्चर और आपके उनकी भाषा अलग है। तो पूरे देश की भाषा एक नहीं हो सकती किसी भी हालत में, तो एक भाषावाद की बात किया ही नहीं जाता है। जब पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के अलग अलग लोगों के जुड़ाव से या भारत देश निर्माण हुआ है, तो या तो आपका नहीं बनेगा। अगर पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो तो यह भी नहीं हो सकता दोस्तों, ना हिंदी हो सकता, वह बात करता बहुभाषिकता पर। और राइट आंसर बनेगा 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। चलिए 10 नंबर की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो किस पर बात दिया जाता है, करें कि व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करा कि इम्फेसाइज ऑन करे लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, कर बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, कर राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, या बच्चे के स्मरण कौशल के मापन पर। तो दोस्तों क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए, किस पर बल दिया जाता है, तो एकदम जो बनेगा लचीला बहुस्तरीय और गति आधारित अधिगम पर जोर दी जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। ये ऑप्शन बनेगा, क्योंकि लचीला और बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर जोर दिया जाएगा, मतलब कई तरीके से बच्चों आप सीखो। अगर बच्चे के केवल संज्ञान विकास की बात की जाए तो आप जानते हैं सिर्फ बच्चे के संज्ञान विकास की बात नहीं की जाती, बच्चे के तीनों पक्षों का विकास होगा, संज्ञान, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, इसलिए यह सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है और इसीलिए आपका गलत होगा। अगर पाठचर्या के मानकीकरण, तो मैंने आपको बताया किसी भी हालत में पाठचर्या का
जो मानकीकरण होगा नहीं, लचीलेपन पर होता, तो बात कहीं ना कहीं हमारी साबित सही हो जाती। लेकिन अगर बच्चों के स्मरण कौशलों को, तो कहीं ना कहीं स्मरण कौशल अपने आप में क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, और कहीं ना कहीं कह रहा है कि मापन करने की बात हो रही है, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, वह 10 का ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, वह होगा ए ऑप्शन। फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल मोशन बेस्ड लर्निंग की बात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने अब होने वाला है, वह होगा वातावरण एवं आनुवंशिकता से संबंधित प्रश्न, और हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों और आंसर देने की कोशिश करेंगे। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। जो माता पिता से स्थानांतरित होता है, क्या जो लक्षण है उन्हें क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, जीन बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं, या होमोस्टेटिस बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है, आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसमें से जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, वह आप जानते हैं जो लक्षण वंशजों करा कि माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतरित होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों आनुवंशिकता, जिसे बोला जाए हेरिडिटी बोलते हैं। और राइट आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वंशज की बात हो रही है, लक्षण की माता पिता से लक्षण, तो कहीं ना कहीं वातावरण नहीं आता है, सिर्फ वह क्या होता है आनुवंशिकता कहलाएगा, और इसीलिए दोस्तों आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की बात करते हैं। क्या व्यक्तित्व एवं बुद्धि में आनुवंशिक वंशानुक्रम की क्या है, जो व्यक्तित्व है और एवं बुद्धि है, जो पर्सनालिटी है और इंटेलिजेंस है, ये दोनों में जो वंशानुक्रम क्या है, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय जो भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आपका राइट आंसर बनेगा, किसकी भूमिका आपको लगता है। तो आप जानते हैं वंशानुक्रम जो है हेरिडिटी है, चाहे आपका पर्सनालिटी हो, चाहे आपका इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका बुद्धि हो, चाहे आपका व्यक्तित्व हो, दोनों में क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल निर्वहन करता है। क्योंकि दोनों का आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जब तक संयोग नहीं होगा, दोनों का मिलान नहीं होगा, तो फिर विकास सही तरीके से नहीं हो सकता, चाहे वह किसी प्रकार का विकास हो, चाहे वह बुद्धि का हो, चाहे व्यक्तित्व का हो, या किसी प्रकार का दोस्तों। तो इसलिए नाम मात्र की भूमिका, ऐसा कुछ नहीं कि नाम मात्र सिर्फ होता है, या तो गलत होगा, महत्वपूर्ण भूमिका एकदम। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भूमिका एकदम नहीं है, भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी में वंशानुक्रम ज्यादा, किसी किसी में वातावरण ज्यादा। तो इस तरीके से दोनों महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके वंशानुक्रम की बात की जाए, वंशानुक्रम बुद्धि की बात की जाए, और जो इसके व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम का महत्व। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, करा कि आनुवंशिकता किन गुणों का गठन है, किन गुणों का गठन है, वातावरण का, मानसिक का, आनुवंशिक का, या मनोवैज्ञानिक का। तो दोस्तों हेरिडिटी इज दी फॉर्मेशन ऑफ दी की प्रॉपर्टीज का इन्वायरमेंट, मेंटल, जेनेटिक, या साइकोलॉजिस्ट। तो कि क्या इसमें से आपको राइट आंसर बनना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, और बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। आनुवंशिकता की बात करें तो किसका गुण है, किसका गुण है, तो आनुवंशिक गुणों का क्या है, यहां पर भरेंगे कि आनुवंशिक गुणों का गठन है, आनुवंशिक गुणों का क्या है, गठन है। और इसीलिए दोस्तों क्या बनेगा, वह ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा, एकदम सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा क्या, कहीं ना कहीं आनुवंशिकता की बात हो रही है, हेरिडिटी की बात हो रही है, तो हेरिडिटी किसका गुण है, वह सभी लक्षणों के आनुवंशिक गुणों के गठन का बात ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें बताएंगे कौन सा इसमें से कथन गलत है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। जो वंशानुक्रम है वह माता पिता से क्या होता है, संतान में गुणों का संचरण होता है। करा कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, शोधन है। यह करा कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो आपसे पूछ रहा कौन सा इसमें से नहीं होगा, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप जानते हैं, एकदम हम जानते हैं कि वंशानुक्रम जो माता पिता से क्या होता है, माता पिता से संतानों के गुणों में संचरण होता है, या तो पॉजिटिव है सेंटेंस, या भी आप जानते हैं कि माता पिता से ही आनुवंशिकता आती है। ठीक है, वंशन जो विकास होता है वह विकास पर्यावरण और पर्यावरण की
प्राणी और पर्यावरण की बात करें अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यह भी आप जानते हैं, ठीक है, या ए और बी एकदम सही है। क्रम वंशानुक्रम क्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, का शोधन है, यही बात गलत है और गलत ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, गलत ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, इसमें से सी ऑप्शन। और यह भी जानते हैं माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों का संचित होना अनुवांशिक वंशानुक्रम कहलाता है, एकदम यह भी सही है, लेकिन राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पूरी तरीके से राइट है, क्योंकि नहीं हमसे पूछ रहा था, नहीं है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं कि यहाँ पर फिल करने की बात हो रही है। जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, समानता का या निरंतरता का, जब कर वंशानुक्रम का या युत्सा का। तो करा कि जो जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल क्या कहलाता है, वह योगफल कहलाता है दोस्तों वंशानुक्रम कहलाता है। राइट आंसर क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, करा कि जन्मजात जो व्यक्ति गुणों का योगफल है, जो जन्म से व्यक्ति गुणों का योगफल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट बनेगा वह प्रश्न संख्या 15 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 16 नंबर थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। करा इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताएं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। कल लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोना जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। यौना आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते हैं क्योंकि वे जन्म से दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों इसमें से बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर आपको बनने वाला है। प्रश्न संख्या 16 बेहतरीन प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। ध्यानपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम करा कि आनुवंशिक घटकों का क्या करा है, कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक किससे आप सहमत हैं। ठीक है, लड़कियां को सेवा भाव को लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है और लड़कियों को रोना जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऐसा होता है क्या, ऐसा आनुवंशिक जो घटकों के कारण हो सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ कारण होगा, एकदम नहीं होगा दोस्तों, यह तो गलत होगा। अब बी ऑप्शन में कहा कि यौनावस्था के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं। क्यों नहीं खेल सकते हैं, यौनावस्था के बाद एकदम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत हो जाती है। कहा कि जो इस वजह से नहीं खेलते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां जो है ना वह विपरीत हो जाती है। तो ऐसा कुछ तार्किक बात नहीं है, गलत होगा। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, या भी आप जानते हैं, सही कह सकते हैं। एक तरीके से लड़कियों में जो कलात्मक विषय हैं उनमें अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ये तो बात आप कुछ कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप कह सकते हैं, एकदम सही है। और इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या, लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते, लड़कियां सेवा भाव वाली होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका यह भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो राइट आंसर बनेगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, 17 नंबर की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम का, अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए, कौन सा इसमें से आपको राइट आंसर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार यह पेपर में आपके पेपर में आ चुका है। तो इसमें से बात किया जाए, सबसे पहले अंडाणु क्या करता है, शुक्राणु से मिलता है। देखिए एकदम शुक्राणु में क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु से जाकर मिलता है, इसके बाद युग्मनज बन जाता है और युग्मनज के बाद वह एक ब्लास्टोसिस्ट का रूप लेता है और शिशु का निर्माण होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, शिशु का निर्माण होने लगता है। तो पहले अंडाणु, फिर होगा शुक्राणु, फिर होगा युग्मनज, होगा दोनों अंडाणु शुक्राणु का संयोग होगा, फिर उसमें बच्चे का निर्माण होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और इस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मकता या स्थिर या प्राथमिक या गौड़।
किसके रूप में आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो दोस्तों यह जो माना जाता है वह क्या माना जाता है, 18 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। तो आप जानते हैं आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना के रूप में क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है, गत्यात्मक नहीं माना जाता है, ना कि प्राथमिक माना जाता है। तो स्थिर माना जाता है, एक स्टेबल माना जाता है और आनुवांशिक जो सामाजिक संरचना के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलते हैं 19 नंबर के लिए। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, कर एक तत्व सिद्धांत, करा कि द्वितत्व सिद्धांत, या प्रत्यागमन का सिद्धांत, या बहुतत्व का सिद्धांत। तो एक तत्व का सिद्धांत आप जानते हैं कि बीने साइमन महोदय ने बुद्धि के बारे में दिया था, बीने और साइमन ने दिया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, करा कि द्वितत्व की बात करें तो द्वितत्व की जब बात किया जाता है तो स्पीयरमैन ने बताया था, क्या बताया था, स्पीयरमैन ने बताया था। अच्छा, बहुतत्व की जब बात चर्चा करते हैं तो बहुतत्व के बारे में वह थॉर्नडाइक बताए थे, बहुतत्व के बारे में थॉर्नडाइक बताए थे। तो इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह प्रत्यागमन का सिद्धांत, और प्रत्यागमन का सिद्धांत जो आपकी आनुवांशिकता वातावरण से संबंधित है, तो इसलिए राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। जो आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्या क्षैतिज, लंबवत, या क्षैतिज और लंबवत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए जो आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है वह क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार से किया जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, वो राइट ऑप्शन बनेगा 20 का सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, 20 का सी ऑप्शन बन जाएगा। इस प्रकार से हम सभी ने जो देखी है दोस्तों वंशानुक्रम वातावरण चैप्टर से 10 प्रश्न ये भी क्लियर हो गए और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम 21 नंबर प्रश्न पर, और यह सारे के सारे क्वेश्चन अब होंगे 10 प्रश्न आपकी वैयक्तिक भिन्नता से, जिसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। तो आपका 21 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर कर, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, कर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। करा कि दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, करा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, करा कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, कर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से क्या आपको लगता है कि बनेगा 21 नंबर के राइट आंसर, तो देखिएगा अच्छे से पहले तब बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है 21 नंबर के लिए। तो जानते भैया वैयक्तिक भिन्नता का सही अर्थ की बात किया जाए तो अगर दो व्यक्तियों में सिर्फ शारीरिक भिन्नता, तो आप जानते हैं सिर्फ शारीरिक की भिन्नता नहीं, उसमें साथ साथ मानसिक भिन्नता, तो पूरे कई किसी भी सामाजिक मानसिक किसी प्रकार की भिन्नता हो वह व्यक्ति, सिर्फ फिजिकल डिफरेंसेस की बात नहीं किया जाता है। तो दोस्तों या तो नहीं होगा, करा कोई दो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भिन्नता रखता हो, मानसिक रूप से भिन्नता रखता हो, योग्यता के रूप में भिन्नता रखता हो, संवेगात्मक दशा में भिन्नता रखते हो, में समान एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं हम सभी वैयक्तिक भिन्नता बनते हैं। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। सी में कह रहा कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, तो एकदम बात गलत, तो फिर वैयक्तिक भिन्नता कहाँ रह जाएगी। और डी की बात उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 22 नंबर कह रहा कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं का भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, या फिर कह रहा है कि आपका मानसिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारे लंबाई में अगर किसी में अंतर हो, या भार में वेट में अंतर हो, या फिर आपके त्वचा में वेरिएशन हो, स्किन में वेरिएशन हो, कलर में आपका तो जो स्किन कलर है उसमें वेरिएशन हो, और साथ ही साथ कह रहा है कि आपकी आंखों और बालों के रंग में हो, तो ये सारी किसके अंतर हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत है और फिजिकल डिफरेंसेस के अंतर्गत आएंगे। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। किसके, भौतिक अंतर है, भौतिक अंतर है, भौतिक डिफरेंसेस है, भौतिक जो भिन्नताएं हैं, और जिसे हम जानते हैं शारीरिक बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपका जो बनेगा 22 नंबर के लिए बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 23 नंबर के लिए करा व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों और बालों का रंग, पैर आदि में दूसरे से अलग होते हैं का भावनात्मक विभेद से, शारीरिक विभेद से, मानसिक विभेद से, या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में, इमोशनल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस, या मेंटल डिफरेंसेस, या करो वो नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों नॉन ऑफ दिस कौन सा होगा, तो आप जानते हैं अगर करा कि कहीं ना कहीं कद में, वजन में, ये सभी किसके होंगे, शारीरिक विभेद होंगे, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल डिफरेंसेस होंगे। और राइट आंसर क्या बनेगा, वह राइट आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। 23 का बी ऑप्शन इज द
द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं, 24 नंबर। कर वह कथन जो वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है। कर वह कौन सा कथन है जो वैयक्तिक भिन्नता के रूप में सही नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। कर व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, कर व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, कर व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, कर व्यक्ति विशेष ना तो कोटि में ना ही और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। 24 नंबर के लिए बताएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि व्यक्ति विशेष रूप से भिन्न होते हैं, एकदम जानते हैं आप। कौन सा नहीं, हमको नेगेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना, हमें नेगेटिव ढूंढना है। तो कह रहा है कि विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, एकदम सही है। व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, या तो सही है। विशेष कोट में भी भिन्न होते हैं, व्यक्ति कोटि और प्रकार दोनों में भिन्न होते हैं, लेकिन आपका कह रहा है कि इनमें से किसी से भिन्न नहीं होते हैं, और यही सेंटेंस गलत है। तो गलत ही हमारा राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे आगे। करा प्रश्न संख्या 25। करा कि हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे और कुछ जो छोटे हैं। ठीक है, हमसे बहुत से लोग होंगे जो लंबे होंगे, हमसे बहुत से लोग होंगे जो छोटे होंगे, ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ जो गोरे हो सकते हैं, कुछ लोग काले हो सकते हैं, यह भी सही है। कुछ लोग मजबूत हो सकते हैं, कुछ लोग कमजोर हो सकते हैं। यह कथन किसको स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? कर बुद्धि और लैंगिक भिन्नता पर, कर बुद्धि और प्रजाति भिन्नता पर, कर वैयक्तिक भिन्नता पर, या वैयक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो जानते हैं आप सभी, या जो सभी के सभी अंतर है किसके आधार पर? वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर है। और राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। क्योंकि देख पा रहे होंगे कद में हो रहा है, कहीं रंग रूप में, तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें क्या बताई हैं, सारी की सारी बताई वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर। करा हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, या सिद्धांत संबंधित है, या सिद्धांत किससे संबंधित है? करा कि व्यक्ति भिन्नता से, करा बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, या पर्यावरण से। तो जो हम सभी अपने बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, मोटिवेशन से, अभिरुचि से, ये सभी से क्या होते हैं? इंटरेस्ट से, या मोटिवेशन से, या फिर इंटेलिजेंस से, एक्सेट्रा की बात कर रहा है। दिस प्रिंसिपल ऑफ द रिलेटेड टू, तो किससे होगा? वह रिलेटेड क्या है? डू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होगा? वह आपका हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि या आपका ए इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? 26 का जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने बताया बुद्धि में, प्रेरणा में, कहीं ना कहीं अभिरुचि में, ये सभी अंतर किसके हैं? व्यक्तिक भिन्नता के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे, नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर। करा विकास की वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो वैयक्तिक भिन्नता की बात की जाए, क्या आपको महत्वपूर्ण लगती है? क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। कर पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। कर शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। कर वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। कर वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या लगता है आपको? राइट आंसर बनना चाहिए, समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो कह रहा है पर्यावरण कारकों में विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए दोनों प्रभावित, सिर्फ पर्यावरणीय कारक नहीं, सर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात नहीं होगा, सिर्फ क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात नहीं होगा, उसके साथ साथ हेरिडिटी की वह भी होगा। तो कह रहा शारीरिक और दिमाग में परिपक्वन पर विचार करना, तो किस शारीरिक और परिपक्वन की विचार नहीं करेंगे हम, यह भी गलत होगा। कह रहा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय, तो हम सभी ने बताया, मैंने आपको बताया वंशानुगत विशेषता जो हेरिडिटी जो चेंजेज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वह उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, दोनों का क्या होगा? दोनों की पारस्परिक क्या होगी? क्रिया पर विचार करना। और इसीलिए दोस्तों आपका जो बनेगा वो ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन बनेगा। क्योंकि विकास की बात की जाए तो विकास डेवलपमेंट कैसे होता है? दोनों के संयोजन से होता है, दोनों के कारक से, दोनों को प्रभावित करने से ही क्या होंगे? विकास अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट चलेंगे आपका 28 नंबर के लिए। कर मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मार्गरेट मीड की बात करें, कर जैविक है क्या, या मनोवैज्ञानिक, या सजाती, या सांस्कृतिक? तो करा कि कौन सा होगा? या बायोलॉजिकल, या साइकोलॉजिस्ट, या करा होमोजीनियस, या कल्चरल? तो आप जानते हैं दोस्तों
जो मार्गरेट मीड है इनके अनुसार अगर बात की जाए व्यक्ति भिन्नता को सबसे ज्यादा महत्व जो देते हैं वह कल्चरल को महत्व देते हैं। किसको? कल्चरल को, सांस्कृतिक भिन्नता को महत्व देते हैं। और यह पेपर आप सभी के यूपी सुपर टेट, जो यूपी सुपर टेट हुआ था 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए दोस्तों आपका जो कल्चरल को मानते हैं वह सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं कि भाई साहब व्यक्ति भिन्नता का कारण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। तो 28 का दोस्तों इसमें से क्या होगा? 28 का आपका डी ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर चर्चा करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता को प्राथमिक कारक क्या है? तो भैया कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। करा क्या आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा? तो सिर्फ हम जानते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात नहीं करते हैं। सिर्फ क्या उसका जो आप जानते भैया कि सिर्फ प्राथमिक कारक उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंटल। तो एकदम सही है, इन्वायरमेंटल दोनों का होगा। क्या होगा? दोनों का संयोजन की बात करता है, दोनों की पारस्परिक क्रिया की बात करता है। और इसीलिए दो राइट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। देखिए दिख रहा होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया की बात होती है। अच्छा, एकदम राइट ऑप्शन क्या बनेगा? जो दोनों को भिन्नताएं होती हैं और इसी के कारण होती है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति सिर्फ माता पिता से आनुवांशिक संकेत पद्धति से नहीं होगी, ना कि सिर्फ जन्मजात विशेषताओं से होगी। तो करेक्ट ऑप्शन 29 का बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो अब हम सभी ने 3 चैप्टरों को कवर करने की कोशिश की है। तो ध्यान देंगे, लास्ट प्रश्न आज का करें कि आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधताएं होती हैं। आप भी जानते हैं आमतौर पर क्लासों में क्या होती है? कक्षाओं में विभिन्नताएं होती हैं। उस आयाम को पहचाने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। कौन सा? बहुत तरह की विविधता से संबंधित वह समस्याओं से प्रस्तुत नहीं करता है। करा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, करा भौगोलिक स्थिति, या सामाजिक मान्यताएं, या पुष्ट योग्यताएं। तो दोस्तों करा कि आमतौर पर सभी कक्षाएं में विविधता होगी, ठीक है। करा उस आयाम को पहचान ले, उस आयाम को हमको पहचाने, डायमेंशन को क्या करा है कि आइडेंटिफाई द डायमेंशन। तो वह उसकी उस डायमेंशन को हम क्या करना है? हमें उस आयाम की पहचान करनी है, आइडेंटिटी करनी है, पहचान करनी है, जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं से प्रस्तुत नहीं करता है। वह क्या होगा? भौगोलिक स्थिति होगा। और राइट आंसर हमारा बनेगा बी ऑप्शन। पूरी तरीके से जियोग्राफिकल जो लोकेशन है इसी से क्या होगा? इसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है और इसी से प्रस्तुत समस्या नहीं करता है। राइट ऑप्शन होगा बी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति भिन्नता में, ठीक है। सामाजिक मान्यताएं भी बहुत महत्वपूर्ण, और पुष्ट योग्यताएं कहीं ना कहीं जो एथलेटिक आपका एबिलिटीज है, जो आपकी मजबूती शरीर की, वह भी क्या होगी? वह महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। और इसीलिए दोस्तों जो 30 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन राइट होगा। इस प्रकार से बात की जाए तो आप सभी ने देखा कि एनईपी पर मैंने आपको 10 प्रश्नों के माध्यम से कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की। उसके बाद आप सभी को वातावरण वंशानुक्रम चैप्टर को आपने देखा, फिर आप सभी ने वैयक्तिक भिन्नता चैप्टर को अच्छे से देखा, समझा होगा, सीखा होगा। दोस्तों अगली क्लास में हम सभी किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके अपने राय अवश्य देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।